अब सब बच्चे और ध्यान से देखेंगे। ज्योमेट्री की बात हम लोग कर रहे थे और ज्योमेट्री के अंदर 12 इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री मैंने बता दी थी। इन ज्योमेट्री की मदद से बेनिफिट ये होगा कि अगर कोई भी सवाल आपको आता है तो आप फटाफट उस सवाल का जवाब आराम से दे पाएंगे। 12 ज्योमेट्री कर ली थी, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है कि पृथ्वी लोक पर बहुत कहानियां हैं। आइए 13वीं ज्योमेट्री की बात करें। 13वीं ज्योमेट्री को थोड़ा ध्यान से देखना है और समझना है। अगर कभी आपके पास ऐसा लिखा हुआ आ जाए z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस जेड टू का मॉड इक्वल टू k, ऐसा लिखा हुआ आ जाए z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस जेड टू का मॉड इक्वल टू k, यहां पर देखो दो बातें हो सकती हैं। या तो k की वैल्यू 1 होगी या k की वैल्यू 1 नहीं होगी। अगर k की वैल्यू 1 होगी तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा z माइनस जेड वन जेड माइनस जेड इक्वल टू 1। दैट इज कहने का मतलब ये दिख जाएगा कि z माइनस जेड वन का मॉड z माइनस जेड टू का मॉड। अरे रे ये क्या हो गया? ये वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर z हैं, ये वो सारे पॉइंट z हैं जिनकी जितनी दूरी z1 से है उतनी ही दूरी z2 से है। z माइनस जेड वन का मॉडुलस और z माइनस जेड टू का मॉडुलस सेम आ रहा है। तो ये वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर z हैं जिनकी जितनी दूरी z1 से है उतनी ही दूरी z2 से है। कहने का मतलब उस केस में ये अपन को क्या देगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 और z2। ये दे रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसको हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब सवाल उठता है गुरुजी अगर k1 नहीं हुआ तो? k1 नहीं हुआ तो ये देता है सर्किल। ये खास बात है, सर्किल की एक प्रॉपर्टी होती है ना, डिवीजन की, इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन की, उस हिसाब से। चलो आओ, अगर k1 नहीं है तो सर्किल दे रहा है। आइए सर्किल के बारे में कुछ कुछ बातें पता लगाएं। ये ध्यान रखना है कि z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस जेड टू का मॉड अगर कांस्टेंट निकल के आ रहा है और यह कांस्टेंट अगर 1 होता है तो उस स्थिति में ये देगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और अगर कांस्टेंट की वैल्यू 1 नहीं होगी तो उस स्थिति में ये देगा एक सर्किल। अब ये सर्किल कैसा सर्किल होता है, आइए इस बात को भी देखें। देखो अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, k1 नहीं है तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा z माइनस जेड वन इज इक्वल टू k इंटू जेड माइनस जेड टू। मॉड दिखे स्क्वायर करो। चैप्टर की शुरुआत से गुरुजी चिल्ला रहे हैं मॉड दिखे स्क्वायर करो। मेरे बच्चे स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो z माइनस जेड वन के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर z माइनस जेड टू के मॉड का स्क्वायर। ये लीजिए निकल गया क्या। चलिए खोल दीजिए इसको, तो यहां पर कितना आ जाएगा z माइनस जेड वन इंटू जेड माइनस जेड वन का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू k स्क्वायर इंटू जेड माइनस जेड टू इंटू जेड माइनस जेड टू का कॉन्जुगेट। खोल दीजिए, फिर खोल दीजिए, खोलते चले आइए। यहां पर आ जाएगा जेड जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड वन जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड वन जेड कॉन्जुगेट और जेड वन कॉन्जुगेट प्लस जेड वन कॉन्जुगेट। यहां पर भी ऐसे ही आ जाएगा जेड जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड टू जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड टू कॉन्जुगेट जेड प्लस जेड टू कॉन्जुगेट। सबको एक साइड लाके अगर मान लो इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर इंटू जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड इंटू माइनस जेड वन कॉन्जुगेट और जेड इंटू के स्क्वायर z2 कॉन्जुगेट प्लस z कॉन्जुगेट इंटू माइनस z1 प्लस के स्क्वायर z2 प्लस कांस्टेंट टर्म मॉड z1 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर इक्वल टू 0। z कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहां आ जाएगा z कॉन्जुगेट प्लस z इंटू के स्क्वायर z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट इंटू के स्क्वायर z2 माइनस z1 अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर प्लस मॉड z1 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। अंधा बच्चा भी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सकता है। इवन अ ब्लाइंड चाइल्ड कैन कंपेयर विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन क्लियरली। है सर्किल, और इस सर्किल का सेंटर और रेडियस आप निकाल सकते हैं कैसे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके।
सेंटर तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं क्योंकि सेंटर लिखने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेंटर कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट। तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट के स्क्वायर Z2 माइनस Z1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ गया। रेडियस आप चाहे तो निकाल सकते हैं, रेडियस और कुछ नहीं होता रूट ऑफ इसी के मॉड का स्क्वायर, तो के स्क्वायर Z2 माइनस Z1 के स्क्वायर माइनस 1 के मॉड का स्क्वायर माइनस रो रो रो। बिल्कुल मत रोइए, बिल्कुल मत रोइए। तो आ जाता है, यही लिख देता हूं रेडियस लंबा सा करके, मुझे अच्छा भी लगेगा, एक रूट के अंदर आ जाएगा। माइनस रो, रो किसके बराबर है, मॉड Z1 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। ये लीजिए। तो क्लियरली हमने देख लिया कि अगर k की वैल्यू 1 हो जाती है तो उस केस के अंदर ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और k की वैल्यू 1 अगर नहीं होती है तो यह एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। ये 13th ज्योमेट्री है जो कि हमको ध्यान रखनी है, कॉपी करिए। ये हो गई 13 ज्योमेट्रीज जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कनेक्टेड हैं। इन 13 के अलावा कुछ ज्योमेट्री हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं। कौन सी, इलिप्स की और हाइपरबोला की, उनको भूलना नहीं है। वो इलिप्स और हाइपरबोला की ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखना है, उनके मैनिपुलेशन को। आइए अब यहां पर थोड़ा सा और आपको बता दें, यहां पर आके कॉम्प्लेक्स नंबर की एलजेब्रा के अंदर सारे पॉइंट अपन ने कवर कर लिए, और कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री के अंदर भी सारे पॉइंट अपन ने कवर कर लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के एलजेब्रा में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाला पार्ट आ गया था, फिर nth रूट ऑफ यूनिटी और वो साला प्रपंच आ गया था, और कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग फॉर्म से रिप्रेजेंट करने की बात भी आ गई थी। अब मैं बताऊंगा लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग ले सकते हैं, लेकिन आप जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो आप -1 का भी लॉग ले सकते हैं, आप किसी भी नंबर का लॉग ले सकते हैं। लेकिन लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। जैसे आमतौर पर रियल नंबर का लॉगरिथम की सिंगल वैल्यू आती है, लेकिन यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर के लॉग की मैनी वैल्यूज आएंगी। इन जनरल बोर्ड पर ध्यान देंगे, इन जनरल इट इज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट की करोड़ों करोड़ों वैल्यू हो सकती है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है r e की पावर आयोटा थीटा, तो इसका मतलब आप इसी z को r e की पावर आयोटा थीटा प्लस 2 के पाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पाई के कोई भी मल्टीपल घूमने से, चाहे क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स नंबर सेम पॉइंट पर आएगा। अब आपको कोई भी नंबर है, जैसे मैं आपको -1 का लॉग लेके बताता हूं आज, किसका लॉग, -1 का लॉग। कॉम्प्लेक्स नंबर में आते ही डोमेन शब्द खत्म हो जाता है। जैसे हम रियल नंबर के लिए डोमेन कैसे निकालते थे कि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं तो रूट के अंदर कुछ भी रख दो, नेगेटिव भी रख दो, कॉम्प्लेक्स नंबर आउटपुट आ जाएगा। खैर चलिए, जैसे मान लीजिए किसी भी लॉग एट द बेस ई ऑफ जेड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉड लेना है, लॉग लेना है, सॉरी, लॉग एट द बेस ई, जिसको आप चाहो तो ln z भी कह सकते हो। तो करना कुछ नहीं होता, इसको यूलियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, आयोटा थीटा प्लस 2 के पाई। ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा, तो ये आ जाएगा ln r प्लस आयोटा थीटा प्लस 2 के पाई। ये आगे इसकी लॉग की वैल्यू। अब जैसे यहीं पर मान लीजिए ln ऑफ कोई -1 पूछ ले, तो वैसे तो आप बोलोगे गुरुजी ln -1 तो क्या पूछ रहे हो आप, लेकिन नहीं। अब -1 को अगर अपन देखें तो -1 आ जाएगा ln e की पावर आयोटा पाई। -1 को अगर आप देखें तो ln e की पावर आयोटा पाई के बराबर है। किसके बराबर है? ln e की पावर आयोटा पाई के बराबर है ये चीज, क्योंकि e की पावर आयोटा पाई कितना हो जाएगा, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और वो -1 आ जाएगा। लेकिन ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, इसकी करोड़ों करोड़ों वैल्यू होंगी, क्योंकि एक इमेजिनरी चीज है। ये आयोटा 2 के पाई निकल के आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आयोटा पाई प्लस 2 के पाई। जहां पर आप k की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, जहां पर आप k की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए। सबसे जो जबरदस्त कॉम्प्लेक्स नंबर में चीज दी थी वो यूलियर ने दी थी।
ई की पावर आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। उसने ही कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरा विकट एक्सपेंड कर दिया, जबरदस्त तरीके से एक्सपेंड कर दिया, कहीं पर कोई चीज नहीं बची। कॉपी कर ले, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग लिया जा सकता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग लेने के लिए उसको यूलियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, LNR अलग से आ जाएगा और आयोटा थीटा प्लस 2k पाई अलग से आ जाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के लॉग की बात शुरू कर दी तो यहां नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का भेद खत्म हो जाएगा। जीरो को छोड़कर बस हर एक का लॉग ले सकते हैं, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का भी लॉग ले सकते हैं। Z कैन बी एनी नंबर। ये छोटा सा इंफॉर्मेशन के लिए है, इसका बहुत ज्यादा IITJEE में यूज नहीं है, लेकिन चूंकि ई की पावर आयोटा थीटा आ ही जाता है तो हल्का सा इंफॉर्मेशन बता देते हैं, कॉपी कर लीजिए। यहां पर बच्चों के मन में सवाल आता है, सर एक ही नंबर के इतने सारे लॉग कैसे हो सकते हैं? मैं बताता हूं। देखो, अपन बिल्कुल फंडामेंटल डेफिनेशन से चलते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल डेफिनेशन से अपन चलते हैं तो अपन बिल्कुल बेसिक 10th क्लास वाली डेफिनेशन, अगर ln x की वैल्यू y है तो इसका क्लियरली मतलब है x e रेज पावर y है। बोलो हाँ भाई, यही लॉग की डेफिनेशन होती है, ये तो लॉग की बिल्कुल मूलभूत परिभाषा है। ओके, अब आ जाइए बात करते हैं e की पावर आयोटा पाई की। e की पावर आयोटा पाई cos प्लस आयोटा साइन पाई -1। बोलो हाँ। आइए बात करते हैं e की पावर आयोटा 3 पाई की, तो ये हो जाएगा cos 3 पाई प्लस आयोटा साइन 3 पाई, ये भी -1 है। नहीं है क्या? अच्छा, e की पावर आयोटा 5 पाई की बात कर लो, ये आ जाएगा cos 5 पाई प्लस सब -1 है। देखो, जब पॉजिटिव नंबर, अच्छा कॉम्प्लेक्स डोमेन में घुस गए ना, इसमें और बहुत सारे प्रपंच हैं, लेकिन ये तो आपको एक जनरल, यानी देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात यूं समझो, e की पावर आयोटा थीटा प्लस 2k पाई, सिंपल सी बात ये समझो, e की पावर आयोटा थीटा प्लस 2k पाई, ये जो है ये cos थीटा प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई के बराबर है, जो कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के ही बराबर है, जो कि e की पावर आयोटा थीटा के ही बराबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप न्यू पावर को कंपेयर कर दें कि आयोटा थीटा प्लस 2k पाई, नहीं, क्योंकि आर्गुमेंट के अंदर 2k पाई का डिफरेंस हो सकता है। अच्छा, कंपैरिजन के लिए ध्यान रखें, कंपैरिजन के लिए ध्यान रखें, इफ e की पावर आयोटा अल्फा e की पावर आयोटा बीटा के बराबर है, तो इसका मतलब होता है कि अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस 2k पाई। जरूरी नहीं कि अल्फा बीटा के बराबर हो, इसका मतलब यह है कि अल्फा और बीटा का जो डिफरेंस है, इनफैक्ट इसको ऐसे लिख देते हैं कि अल्फा और बीटा का डिफरेंस 2k पाई होगा। इसका मीनिंग ये होता है, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो चीजों को कंपेयर करते हैं कि e की पावर आयोटा अल्फा e की पावर आयोटा बीटा के बराबर है, इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा का डिफरेंस कितना है? 2k पाई। आप उनको ऐसे नहीं कह सकते कि अल्फा और बीटा बिल्कुल बराबर है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि अल्फा और बीटा बिल्कुल बराबर है। ये है कि हाँ, अल्फा और बीटा का डिफरेंस 2 पाई का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, क्योंकि एक सर्किल में चक्कर घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन सेम रहती है। तो यहां पर ध्यान देना है कि यह एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन निकल के आता है। क्या आता है? मल्टी वैल्यूड फंक्शन। जैसे -1 का लॉग, तो भाई आयोटा पाई, आयोटा 3 पाई, आयोटा 5 पाई, आयोटा पाई प्लस 2k पाई, कोई भी नंबर चलेगा। ये क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई है, तो क्या करें हम उसका? अब आपसे कोई सॉल्यूशन पूछ ले साइन थीटा इक्वल टू 0 का, तो थीटा इक्वल टू पाई भी चलेगा, थीटा इक्वल टू 3 पाई भी चलेगा, थीटा इक्वल टू 5, क्या करें? पीरियोडिक है। एज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, इसलिए ऐसा होता है, ड्यू टू द रिपीटेटिव नेचर, ड्यू टू द पीरियोडिक नेचर। कॉपी करिए। कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर आके पूरी तरह से ओवर हो जाता है। आइए कॉम्प्लेक्स नंबर के 6-7 कुछ अच्छे अच्छे सवाल ले लें और चैप्टर का अंत कर दें। कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी थ्योरी मैंने करवा दी और सारी ज्योमेट्री भी अपन ने कवर कर ली। आइए उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सब बच्चे ध्यान से देखेंगे और 6-7 सवाल मैं लेना चाह रहा हूं, थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे सवाल। गिवन दैट z सेटिस्फाइड z प्लस 1 बाई z इज 2 cos 13। जैसे ही मैं देख रहा हूं
कि z इसको सेटिस्फाई कर रहा है, किसको सेटिस्फाई कर रहा है, z प्लस 1/z 2 cos 13 के बराबर है। तो मन में एक अजीब सा विचार आता है, क्यों ना z को cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मान लें, क्योंकि अगर z को आप cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मानेंगे तो 1/z और कुछ नहीं cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। अगर z को ये मान लेते हैं और z प्लस 1/z अगर 2 cos 13 डिग्री है, देखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 13 डिग्री। अब यहां पर हमसे पूछा गया है z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर। क्लियरली z स्क्वायर की वैल्यू cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। स्क्वायर करोगे तो और कुछ नहीं होगा, एंगल का डबल हो जाएगा। तो 1/z स्क्वायर की वैल्यू cos 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो क्लियरली z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर जोड़ेंगे, खट खट 2 cos 2 थीटा निकल के आ गया, जो कि 2 cos b के बराबर है। तो b की वैल्यू 2 थीटा आ गई, यानी 26 डिग्री। ओ तेरी, टिक कर दें, देरी ना करें। तो करेक्ट आंसर है दिल्ली। कॉपी कर लीजिए। आइए और क्वेश्चन लें। ये छोटे छोटे सवाल हैं जिनमें छोटे छोटे मैनिपुलेशन है, और इन छोटे छोटे मैनिपुलेशन को हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान से 13 के बाद 14th क्वेश्चन। यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए इसको मैं समझाता हूं। ये आईआईटी में आया हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑन द आर्गेंट प्लेन फॉर्म्ड बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और कौन मिलके ट्रायंगल बना रहे हैं, जेड आयोटा जेड, जेड प्लस आयोटा जेड, ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं। जरा समझिए तो सही क्या हिसाब किताब है। आइए समझे क्या हिसाब किताब है। ये आपका रियल एक्सिस, अच्छा आपको एक्स और वाई तो आप घबरा से आते हैं, ये आपका रियल एक्सिस और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस। अब यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है। आप समझो मेरी बात को, मैं थोड़ा पास ले लेते हैं, इतना दूर पता नहीं कहीं है। यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है। अब समझो, ट्रायंगल का एक वर्टेक्स तो जेड है, दूसरा वर्टेक्स आयोटा जेड। जब जेड को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कुछ नहीं, बस वो 90 डिग्री से घूम जाएगा। तो यही चीज है आयोटा जेड। आयोटा क्या करता है, आयोटा किसके बराबर है, आयोटा सिर्फ बराबर है e की पावर आयोटा π/2। तो आयोटा एक रोटेटिंग एलिमेंट है जो कि चीजों को रोटेट कर देता है बाई एन एंगल π/2। और जेड प्लस आयोटा जेड, ओ जेड प्लस आयोटा जेड। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, बिल्कुल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से देखेंगे तो यहीं पर ये पॉइंट आएगा जेड प्लस आयोटा जेड, क्योंकि ये ओरिजिन है। ये मैंने आपको क्लास के अंदर समझाया था, एक बार फिर भी समझा देता हूं, एक बार फिर समझा देता हूं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ध्यान रखें कि अगर ये पॉइंट ओरिजिन है, ये पॉइंट Z1 है, ये पॉइंट Z2 है, तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट Z1 प्लस Z2 हो जाएंगे। इसके अंदर अगर ये ओरिजिन नहीं है तो भी मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन समझाया था कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट Z1 है, ये पॉइंट Z2 है, ये पॉइंट Z3 है, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल बी दिस वेक्टर। तो अगर इसको Z मान लें तो ये वेक्टर कितना, Z2 माइनस Z1, ये वाला वेक्टर कितना, Z3 माइनस Z1, और ये वाला वेक्टर कितना, Z माइनस Z1। तो एक माइनस Z1 कट जाएगा, तो Z की वैल्यू Z2 प्लस Z3 माइनस Z1। ये बिल्कुल याद होना चाहिए, ये बहुत जगह काम देगा। तो ये बेसिकली एक पैरेललोग्राम मिलके बनता है। अब बोलता है कि इसका जो एरिया है 200 स्क्वायर यूनिट है। तो यह जो ट्रायंगल बना जो कि पैरेललोग्राम का आधा हिस्सा है, इसका एरिया 200 स्क्वायर यूनिट है। अब मेरी बात सुनो, अगर ऊपर ये पूरा एक पैरेललोग्राम है, ओ यहां लिख देता हूं, क्लियरली देखें, ओ जेड आयोटा जेड, जेड प्लस आयोटा जेड इज अ पैरेललोग्राम। अब मेरी बात सुने, अगर ऊपर वाले का एरिया 200 यूनिट, और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, अगर ऊपर वाले का एरिया 200 यूनिट है तो नीचे वाले का एरिया भी 200 यूनिट हो जाएगा।
तो इस छोटे ट्रायंगल का एरिया भी 200 यूनिट, और इस छोटे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 200, बेस की लेंथ मॉड जेड, इसकी लेंथ मॉड आयोटा था 200 हो गया, यानी मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू 400 हो गई, यानी मॉड जेड की वैल्यू 20 आंसर टिक करने में देरी ना करें, बॉम्बे। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पर बेस्ड है, जेड आयोटा जेड और जेड प्लस आयोटा जेड, इन तीनों से बने हुए ट्रायंगल का एरिया। तो बेसिकली ये चारों पॉइंट को मिलाएंगे तो पैरेललोग्राम जैसा दिखेगा, जेड और पैरेललोग्राम नहीं रेक्टेंगल बन जाता है बेसिकली। क्यों? कि पैरेललोग्राम का एक एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। क्यों हुआ 90 डिग्री? क्योंकि जेड को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, आयोटा से। ज्योमेट्री पर बेस अच्छा क्वेश्चन, कॉपी करिए। अब सुनेंगे ध्यान से। आगे 3 और बेहतरीन सवाल हमारे आंखों के सामने। ये पहला सवाल, ये दूसरे का ए और बी। चलो तीनों को सॉल्व करते हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, छोटी छोटी बातों पर बेस्ड। पहला सवाल कहता है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच z1 एंड z2 आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो जाएं। सोचो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट कब होंगे? जब रियल पार्ट तो उनके बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट का सम 0 हो, इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के नेगेटिव हो। तो आइए रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करें, तो 9y² - 4 शुड बी इक्वल टू 8y²। और आइए इमेजिनरी पार्ट का सम 0 करें, तो यहां पर आया -10x और वहां पर आया -20 इक्वल टू 0। ये लीजिए, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं तो रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट का सम 0 होना चाहिए। तो यहां से हमारे पास अगर हम देखें तो y² इक्वल टू 4 आ गया, दैट इज y की वैल्यू +-2 आ गई। यहां से अगर हम देखें तो x की वैल्यू निकल के कितनी -2 आ जाती है। ये लीजिए, मिल गया x और y, ताकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो जाएं। सेकंड का ए पार्ट देखें, ये छोटा सवाल है लेकिन कर लेने चाहिए। एक इक्वेशन दे रखी है खतरनाक सी, और सिद्ध करना है कि मॉड z 1 है। अच्छी बात है। आयोटा z³ + z² - z + आयोटा। घूरें, जीवन में घूरने से भी कभी कभी काम हो जाता है। इन दोनों पहलों में से आयोटा z² कॉमन लें, तो देखो यहां z - आयोटा बचेगा। देखिए, इन दोनों में से z² आयोटा कॉमन लें तो देखो बिल्कुल सही, और यहां माइनस साइन कॉमन लें तो z - आयोटा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा z - आयोटा इंटू आयोटा z² -1 0। अब यहां से आयोटा को बाहर निकालें, तो z - आयोटा, यहां से आयोटा को बाहर निकाला तो z² और आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा बन गया एक्चुअली। देखो यकीन ना आए तो आयोटा से मल्टीप्लाई करके देखें, तो यहां से देखिए आयोटा z - आयोटा और z² इक्वल टू आयोटा, बल्कि इक्वेशन ही बन गई। यहां पर अगर अपन सॉल्व करना चाहें तो यहां से z की 3 वैल्यू आती है, या तो z आयोटा के बराबर है, या z² आयोटा, या z -√ आयोटा, या z +√ आयोटा के बराबर है। ये क्यूबिक इक्वेशन थी, 3 ही रूट होंगे। 3 ही रूट क्यों होंगे? क्योंकि चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे रियल नंबर हो, थ्योरी ऑफ इक्वेशन तो वैलिड ही रहती है। तो यह क्यूबिक इक्वेशन है, 3 ही रूट होंगे, और मैंने 3 के तीनों रूट निकाल लिए, आराम से फैक्टराइज करके तीनों रूट ही आ गए। अगर ये वाला रूट आप अज्यूम करते हो, इसके लिए भी मॉड z की वैल्यू 1 है। अभी मत पूछना गुरुजी मॉडुलस कैसे निकाला। अगर ये वाला रूट अज्यूम करते हो, इसका भी मॉडुलस वैल्यू 1 है, और अगर ये वाला रूट अज्यूम करते हो तो इसकी मॉडुलस वैल्यू भी 1 है। अब इनके मॉड वोड निकालना बहुत इजी है, आप निकाल लेंगे। 3 के तीनों का ही भाई क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट आएंगे, तीनों रूट निकालिए, तीनों का मॉडुलस कितना है 1, तो मेरे को कहना ही पड़ेगा हैंस पार्टी। एक और क्वेश्चन है यहीं पर
सेकंड का बी पार्ट। सेकंड का बी पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्लास में कंसेप्ट बताया था उसी पर बेस्ड है। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब ध्यान देना है 10 + 6 आयोटा और 4 + 6 आयोटा। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों का देखो y कोऑर्डिनेट सेम है, तो पहले Z2 लाई करेगा, दोनों हॉरिजॉन्टल होंगे, और इधर Z1 लाई करेगा। Z2 जो पॉइंट है बेसिकली वो 4,6 है, और Z1 जो पॉइंट है वो बेसिकली 10,6 है। बहुत अच्छा कंसेप्ट। क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, ज्योमेट्री पढ़ाते वक्त, कि अगर आर्ग्यूमेंट z - z1 z - z2 इक्वल टू थीटा है तो ये रिप्रेजेंट करता है आर्क ऑफ अ सर्किल। सर्किल की आर्क रिप्रेजेंट करता है। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है आइए समझें। Z1 ये दे रखा है, Z2 ये दे रखा है। इफ Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट आर्ग्यूमेंट z - z1 z - z2 π/4 है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे रखा है कि आर्ग्यूमेंट z - z1 z - z2 π/4 है। अब सोचो z नीचे को z - z2 को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से z - z1 मिलना चाहिए, तो ये ऊपर की आर्क होगी, ये ऊपर की आर्क। ऊपर की आर्क कैसे होगी देखिए ध्यान से। अगर इस पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप z ले लेते हैं तो ये देखिए ये z - z2 है और ये एंगल π/4। तो z - z2 को नीचे वाले वेक्टर को इस एंगल से घुमाने पर ऊपर वाला वेक्टर मिलना चाहिए, नीचे वाले वेक्टर को इस एंगल से घुमाने पर ऊपर वाला वेक्टर मिलना चाहिए। तो नीचे वाला वेक्टर z - z2 को एंटी क्लॉकवाइज इस एंगल से घुमाने पर ये मिल रहा है। तो ये एक सर्किल का आर्क है, तो हमको साबित करना है ये बेसिकली। अब समझो बात को, बहुत ज्यादा इजी है, ललुआ है ललुआ। हमको साबित करना है कि z की दूरी 7 - 9 आयोटा से हमेशा 3√2 रहती है। बेसिकली आप समझिए क्या चीज साबित करनी है। आइए जो चीज साबित करनी है उसकी ज्योमेट्री देखें। अच्छा यहां से हम समझ गए हैं कि z हमेशा क्या होगा, z हमेशा एक सर्किल के ऊपर लाई करेगा। z हमेशा किसके ऊपर लाई करेगा, z हमेशा एक सर्किल के ऊपर लाई करेगा। तो अगर सर्किल के ऊपर लाई करेगा तो सर्किल का कुछ ना कुछ सेंटर भी होगा। अगर सर्किल के ऊपर लाई करेगा तो सर्किल का कुछ ना कुछ सेंटर भी होगा, और सेंटर ही वो पॉइंट होगा जिससे सारे z की दूरी कांस्टेंट होगी। तो बेसिकली हमको साबित करना है कि z इस सर्किल के ऊपर लाई करता है जिसका सेंटर 7,9 है और रेडियस 3√2 है। आइए इक्वेशन निकालने की कोशिश करें। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है पर थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। ओके, तो भैया हमको दो पॉइंट ये हैं 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सोचें एक पॉइंट है 4,6, एक पॉइंट है 10,6, एक पॉइंट है 4,6, एक पॉइंट है 10,6। ठीक है, दो पॉइंट गिवन है और ये बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल है क्योंकि दोनों का वाई कोऑर्डिनेट बिल्कुल क्या है, सेम। दोनों का वाई कोऑर्डिनेट बिल्कुल क्या है, सेम। तो हम ज्योमेट्री का फुल फायदा उठाएंगे, ज्योमेट्री का फुल फायदा उठाएंगे। इस कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसी पर सर्किल का सेंटर होगा, और सर्किल के सेंटर पे ये कितना एंगल सबटेंड करेंगे, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री क्यों सबटेंड कर देंगे, अरे 90 डिग्री इससे सबटेंड कर देंगे क्योंकि कोई भी कॉर्ड जितना एंगल सरकमफ्रेंस पे सबटेंड करती है उसका डबल यहां पर सबटेंड करती है। तो ओके, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना इजी है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो 10 + 4 14, 14 का आधा 7, तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर x = 7, यानी सेंटर का x कोऑर्डिनेट तो 7 ही होगा, और दिख भी रहा है कि सेंटर का x कोऑर्डिनेट 7 आ रहा है। हम तो पहले ही ज्योमेट्री पढ़ा चुके हैं सर, हम तो पहले ही जानते हैं कि ऐसा कुछ भी होगा तो सर्किल के ऊपर लाई करेगा। तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट 7 आ गया। अब इकलौती चीज जो निकालनी है वो निकालनी है सेंटर का y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट निकालने बहुत मेहनत नहीं करनी, इसका y कोऑर्डिनेट a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, a। तो इस लाइन की स्लोप, आइए रंग बदल लेते हैं, इस लाइन की स्लोप इंटू इस लाइन की स्लोप, ये 90 डिग्री निकल के आ रहा है। वैसे तो इसमें थोड़ा और ज्योमेट्री भी लगा सकते थे,
आओ ज्योमेट्री से ही कर लेते हैं अपन, पाई को m1 m2 -1 करें। देखो ये लेंथ कितनी है, यहां से ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ हम कह सकते हैं कि ये लेंथ आ रही है 10 और 10 में 4 गए 6, तो ये लेंथ 3 है और ये लेंथ भी 3 है। भाई इसकी लेंथ अगर निकालें तो ये लेंथ 3 आ गई, पूरी कॉर्ड की लेंथ 6 है। अब समझो इस बात को, ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 7,6 हो जाएगा। अब ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो जितना ये लेंथ है उतना ये लेंथ है, तो 3 यूनिट ऊपर, 7,6 से 3 यूनिट ऊपर 7,9। पूरी ज्योमेट्री में ही डुबो लिया अपन ने, तो कलम चलाई ही नहीं। वापस देखिए, इस कॉर्ड की लेंथ 6 यूनिट है, तो आधी इधर आधी इधर, 3 इधर 3 इधर, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ये 45 डिग्री है, तो ये 3, तो ये भी 3, चूंकि बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, तो 7,6 से 3 यूनिट ऊपर 7,9। तो सेंटर पता लग गया अपन को, इस सर्किल का सेंटर 7,9। रेडियस कैसे पता लगेगा, 7,9 से किसी भी पॉइंट की दूरी, तो रेडियस 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 रेडियस, तो रेडियस की बात करें, रूट ऑफ 7 में से 4 गए, 7 में से 4 गए 3 स्क्वायर, प्लस 9 में से 6 गए 3 स्क्वायर, रेडियस बहुत सही 3√2। यानी ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसे सर्किल पर लाई करेंगे जिनका सेंटर होगा 7,9 और रेडियस 3√2। तो सर्किल की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, z माइनस 7 प्लस 9 आयोटा का मॉड इज इक्वल टू 3√2। कहना ही पड़ेगा मुझको, हैंस पार्टी। कॉपी कर लीजिए और सवाल ले, ध्यान देखें, ध्यान देखें, सवाल तो बहुत सारे हैं, कितने भी लेते रहो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, शो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस। हमको साबित करना है कि ये प्रोडक्ट इसके बराबर है। क्या ये सवाल हम पहले ले चुके हैं? बिल्कुल नहीं। सब बच्चे ध्यान देखेंगे, इसके अंदर मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर के लिए 1 प्लस आयोटा बाई 2 को जेड मान लेता हूं, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को घूरिए तो 1 प्लस, तो ये लिखेगा 1 प्लस जेड, 1 प्लस जेड स्क्वायर, 1 प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, फिर 1 प्लस जेड की पावर 2 का क्यूब, करते करते 1 प्लस जेड 2 की पावर n। पता नहीं आपकी आंखें वो चीज देख पा रही है कि नहीं देख पा रही, इसको ऊपर नीचे 1 माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए, ये 1 माइनस जेड एक प्रकार का वायरस है, इसको खा जाएगा। आइए खिला दें इसको, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। 1 माइनस जेड 1 प्लस जेड, 1 माइनस जेड स्क्वायर, 1 माइनस जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर, 1 माइनस जेड की पावर 4, जेड की पावर 4 यानी जेड की पावर 2 का स्क्वायर, फिर 1 माइनस जेड की पावर 2 का स्क्वायर, 1 प्लस जेड की पावर 2 का स्क्वायर, 1 माइनस जेड की पावर 2 का क्यूब, 1 माइनस जेड की पावर 2 का क्यूब, 1 प्लस जेड की पावर 2 का क्यूब, 1 माइनस जेड की पावर 2 की पावर 4। मतलब यहां पर अगर एंड कर दूं तो 2 की पावर 4 आखिरी टर्म आता है, यहां एंड कर दूं 2 क्यूब आखिरी टर्म आता है, तो खाते चला जाएगा 2 की पावर n है, तो यहां आखिरी टर्म आएगा 1 माइनस जेड की पावर 2 की पावर n प्लस 1, ये निकल के आएगा लास्ट में। देखो 1 अगर केवल यहीं पर खत्म कर दो तो यहां आखिरी पावर z की पावर 1 थी, तो ये मल्टीप्लाई होकर z स्क्वायर बनेगा। यहां खत्म कर दो z2 की पावर 2, यहां खत्म कर दो 2 की पावर 3, तो यहां 2 की पावर n तक अगर ले जाओगे ये बन जाएगा z की पावर 2 की पावर n प्लस 1। बहुत खतरनाक। इसकी वैल्यू इसके बराबर दिखानी है। चलो देखते हैं, z किसके बराबर है, 1 प्लस आयोटा बाई 2 के बराबर है। z किसके बराबर है, 1 प्लस आयोटा बाई 2 के बराबर है। जगह जगह 1 प्लस आयोटा बाई 2 लिखा हुआ था, उसको हमने ऐसा ही एज्यूम कर लिया। इसको लास्ट में हमको इसके बराबर साबित करना है। चलो लेट अस सी क्या कर सकते हैं। यार नीचे तो 1 माइनस जेड है, जरा नीचे वाले को ध्यान से देखें और 1 माइनस जेड को ध्यान देखें। ऊपर कुछ खतरनाक है, z की पावर 2 की पावर n प्लस तेरी, z की पावर 2 की पावर n प्लस 1, ये तो अलग ही लेवल पर है। चलो अच्छा देखते हैं, z को अगर अपन देखें तो z आ रहा है, हाफ को बाहर ले लें तो ये 1 प्लस आयोटा जैसे निकल के आ रहा है। आओ इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, हाफ तो हाफ रहने दीजिए, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं पोलर फॉर्म में।
चलिए पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। यहाँ पोलर और ये फॉर्म हम लोग मिक्स करके यूज करेंगे, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 1 प्लस आयोटा कितना हो जाएगा, √2 cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4, ये ऐसे आ जाएगा। अरे √2 तो बाहर रहेगा, ये निकल के आ जाएगा। √2 इंटू cos π/4 आयोटा साइड कट जाएगा, तो ये बेसिकली लिखा है 1/√2 इंटू cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4। ये मैंने z को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया फर्दर यूज करने के लिए। z को मैंने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया फर्दर यूज करने के लिए, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब जरा यहां पर जो पावर वाला हिस्सा है उसको जरा पहले ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 1 माइनस z की पावर 2 की पावर n+1, और नीचे तो खैर 1 माइनस z लिखा आ रहा है। जरा डिनोमिनेटर को ध्यान से देखेंगे, 1 माइनस z, तो 1 माइनस 1 प्लस आयोटा बाई 2, थोड़ा बोर्ड पर देखें प्लीज, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस आयोटा बाई 2, तो 1 माइनस आयोटा बाई 2 निकल के आ जाएगा। इसको एकदम से नहीं सिंप्लीफाई करना है, टुकड़े टुकड़े करके सिंप्लीफाई करना है, तो नीचे निकल के आता है 1 माइनस आयोटा बाई 2। इसको हम ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम अक्सर ही चीजों को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अक्सर ही हम चीजों को जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए 1 माइनस जेड की पावर 2 की पावर n+1 तो पड़ा ही हुआ है, इंटू 1 प्लस आयोटा पड़ा ही हुआ है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा बाई 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, ध्यान देखेंगे 1 माइनस आयोटा बाई 2 इंटू 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 स्क्वायर 2 कट के ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास निकल के आ गया डिनोमिनेटर से। अब जरा एक और चीज देखें, अब यहां से अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, उस पर ध्यान देंगे। z की पावर 2 की पावर n+1, ये क्या हो जाएगा 1/√2 की पावर 2 की पावर n+1 इंटू यहां डी मॉर्वियस थ्योरम लग जाएगा cos 2 की पावर n+1 इंटू π/4 प्लस आयोटा साइन 2 की पावर n+1 इंटू π/4। ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है हमारे पास। अब जरा ध्यान देंगे, ये √2 वाले हिस्से को देखिए, सबका सब इतना ज्यादा इसमें अलजेब्रा इन्वॉल्व है। इस हिस्से को जरा पहले यहां देख लें, ये 2 की पावर हाफ की पावर 2 की पावर n+1 है, तो ये निकल के 2 की पावर 2 की पावर n आ जाएगा। एक n+1 बेसिकली कट जाता है यहां पर, तो ये अपने पास अलग से ये बाई 2 कट जाता है n+1, तो ये अलग से 1/2 की पावर 2 की पावर n आ गया। अब यहां पर मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा, क्वेश्चन में गिवन है n 2 या 2 से बड़ा है। अगर n 2 या 2 से बड़ा है तो ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है, ये वाली पूरी क्वांटिटी इवन मल्टीपल ऑफ पाई निकल के आएगी। ये वाली क्वांटिटी इवन मल्टीपल ऑफ पाई निकल के आएगी। देखो ये 4 तो पूरा कट जाएगा, यहां पर 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। अगर इस चीज को आप ध्यान से देखो तो 2 की पावर n-1 पाई निकल के आ रही है, 2 की पावर n-1 पाई निकल के आ रही है। तो अगर आप इस चीज को ध्यान से घूरें तो ये पूरी चीज बेसिकली 1 प्लस 0 आयोटा, यानी ये पूरी चीज और कुछ नहीं 1 आ, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, इसकी वैल्यू कुल मिले आके आ गई 1/2 की पावर 2 की पावर n। तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 1 वैल्यू रख दें 2 की पावर 1%। कहना ही पड़ेगा मुझे, हैंस प्रूव्ड। एक और बहुत अच्छा सवाल अपन ने कर लिया। दिस फिनिशेज द ग्रैंड चैप्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉपी कर लीजिए।